प्यारे भाइयों बहनों, विद्यार्थियों, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है और उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा, जिसे हम जानते हैं सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2018 की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है। इस परीक्षा में कुल 988 पदों के लिए एग्जाम हुआ था, जिनमें से 4 पद जिनके लिए साक्षात्कार आवश्यक नहीं है, इसका प्रावधान नहीं किया गया है, और कुल 984 पदों के लिए परिणाम आया है और उसमें 2669 लोगों को इंटरव्यू के लिए फाइनली सिलेक्ट कराया गया है। इंटरव्यू के बाद, इसके अंक जोड़ने के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा और अंतिम रूप से चयन निर्धारित होगा। विषय क्या है, आज हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, वो है इंटरव्यू का। किसी भी परीक्षा में साक्षात्कार तक पहुंचना अपने आप में एक गौरव का विषय होता है और ये योग्यता का परिचायक है। यह अंतिम चरण है जहां से भाग्य का निर्धारण होता है, भविष्य का निर्धारण होता है, हमारी रूपरेखा क्या होगी इसका निर्धारण होता है। ऐसे में इंटरव्यू एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने समूहगा की परीक्षाओं के लिए ग्रुप सी के लिए इंटरव्यू की जो प्रक्रिया थी उसे समाप्त कर दिया है और लिखित परीक्षा के आधार पर ही अंतिम चयन किया जा रहा है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो यूपीएससी और यूपीपीएससी के माध्यम से एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, उनमें अभी भी साक्षात्कार की प्रोसेस उपलब्ध है। ऐसे में पीसीएस का पद राज्य का एक सर्वोच्च पद होता है और ऐसे पद के निर्धारण के लिए अंतिम परीक्षा, लिखित परीक्षा के बाद अंतिम चरण होता है इंटरव्यू का, जिसमें एक एक अंक को बढ़ाना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। किन बातों को ध्यान रखना है, किन्हें नहीं ध्यान रखना है, इस संदर्भ में मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, इंटरव्यू क्या है, इसके लिए किन किन बिंदुओं पर चर्चा होनी बहुत आवश्यक है। सबसे पहली बात है कि व्हाट इज इंटरव्यू, ये जानना जरूरी है। बायोडाटा के बारे में कहां से प्रश्न बनते हैं, नॉलेज से कहां से प्रश्न बनते हैं, ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए, फॉर्मेलिटीज क्या होनी चाहिए, हाउ टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये क्या होना चाहिए, कैसे हम सरकारी नीतियों के संदर्भ में अपनी बात को रखें, और इसके साथ ही सिचुएशन रिएक्शन क्या होना चाहिए और मनोवैज्ञानिक प्रश्न क्या होने चाहिए। इन बिंदुओं पर मैं आपसे चर्चा करने चल रहा हूं। पिछले कई वर्षों से उत्तर भारत में और अनेकों राज्यों में एक इंटरव्यू के क्षेत्र में मुझे कार्य करने का अवसर मिला और हजारों विद्यार्थियों के अंतिम चरण में मैं कहीं ना कहीं खड़ा रहा। ऐसे में उनकी सफलता में अंतिम बिंदु पर मैंने अपनी भूमिका निभाई और इसी कारण से आज आपके समक्ष भी आपको कुछ मार्गदर्शन देने के लिए आया हूं। आइए उन बिंदुओं पर चर्चा करें कि क्या है इंटरव्यू। देखिए, इंटरव्यू शब्द के लिए हिंदी में शब्द यूज किया गया है साक्षात्कार, और अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब है कि एंटर इनटू द व्यूज, यानी विचारों में प्रवेश करना, आपके विचारों में जाना, आपके विचारों को समझना। क्या आपके विचार एक आधिकारिक पद के लिए उचित हैं या नहीं? डू यू हैव द ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज और नॉट? इंपॉर्टेंट ये है, क्या आपके अंदर आधिकारिक गुण हैं कि नहीं है, ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज हैं कि नहीं है, क्या आप एक सामान्य व्यक्ति की तरह बात करते हैं या एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह बात करते हैं। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इंटरव्यू प्रोसेस को बनाया गया है। हम लोग बात कर रहे थे कि साक्षात्कार हो या इंटरव्यू शब्द हो, इन दोनों का एक ही अर्थ है कि आपके अंदर आधिकारिक गुणों को देखना। ठीक है, इस संदर्भ में क्या प्रोसेस अपनाई जाती है? सबसे पहले बेस बनाया जाता है बायोडाटा को। बायोडाटा माने क्या होता है कि आपका पूरा परिचय, आप कहां से हैं, कैसे हैं, क्या पढ़ाई पढ़ी है आपने, क्या बैकग्राउंड है, क्या स्टडी करके आए हैं, आपकी हॉबीज क्या हैं, इस तरह के प्रश्न हुआ करते हैं। लेकिन यहाँ ये बात भी जान लेना बहुत आवश्यक है कि सभी इंटरव्यूज की कुछ ना कुछ टेक्निक्स में डिफरेंसेस होते हैं। जैसे अगर हम यूपीपीएससी की बात करें तो जो पैटर्न मैंने आपके सामने दिया है वो संघ लोक सेवा आयोग का पैटर्न है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो बायोडाटा में कुछ चीजें नहीं पूछी जाती हैं। तो मैं तेजी से आपके सामने रूपरेखा तैयार कर रहा हूं जिससे आपको समझना होगा, और आने वाले समय में अगर आपको कहीं भी किसी प्रश्न में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो मैं एक व्हाट्सएप नंबर आपको दूंगा जिस पे आप मुझसे बात कर सकते हो, अपनी समस्या का समाधान भी कर सकते हो, अपनी शंका का निवारण भी कर सकते हो। आइए देखते हैं बायोडाटा में जब बात करते हैं तो बायोडाटा में कहां से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, बायोडाटा में नॉर्मली जो यूपीएससी कंडक्ट करता है या बैंकिंग एग्जामिनेशन होते हैं वहां पर आपके नाम से क्वेश्चन होते हैं, नेम, आपके रोल नंबर को लेकर के भी क्वेश्चन होते हैं और आपके एड्रेस को लेकर के भी क्वेश्चन होते हैं। इन तीनों जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका नाम क्या है, आपके नाम का क्या मीनिंग है, आपके नाम का क्या पर्यायवाची है,
आपका रोल नंबर क्या है, आप इस रोल नंबर को कैसे लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म होनी चाहिए, इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ एड्रेस को दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। एक आपका होता है स्थायी पता, जहां के आप रहने वाले होते हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप जहां रह रहे हो वर्तमान पता, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें जरूरी है कि हम इन चीजों के बारे में सामान्य ढंग से जानकारी रखें। जो स्थायी पता है उस पर हमें थोड़ा ज्यादा जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि हम वहां के मूल निवासी हैं, हम वहां के रहने वाले हैं। वहां का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है, वहां पे किस तरह का वातावरण है, वहां का कल्चर हेरिटेज क्या है, वहां का रहन सहन, जीवन यापन, इन ढेर सारे विषयों पर हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। वहां कोई फेमस पर्सनैलिटी है कि नहीं है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो चूंकि ये हमारा एड्रेस है, स्थायी पता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। फिर आपकी फैमिली के बारे में, परिवार के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है कि परिवार में कौन कौन है, पिता के बारे में बताइए, माँ के बारे में बताइए। इस तरह के प्रश्न आपके परिवार से होते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर चेताना चाहता हूँ, आपको ध्यान दिलाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह के प्रश्न यूपीपीएससी में नहीं पूछे जाते। जिस परीक्षा की मैं बात कर रहा था, उस परीक्षा में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कंडक्ट किए गए किसी इंटरव्यू में इन प्रश्नों को नहीं पूछा जाता है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बैंकिंग सर्विसेज में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अदर सर्विसेज में कोई दुनिया की कहीं भी जाएंगे वहां पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर किसी विद्यार्थी का नाम नहीं पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर उसके फादर या परिवार के बारे में नहीं पूछा जाएगा, वो कहाँ का रहने वाला है उसके एड्रेस के बारे में नहीं पूछा जाएगा, यहाँ उसकी जाति के बारे में नहीं पूछा जाएगा। ये चीजें इस लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू में नहीं पूछी जाती हैं, इन पर साफ तौर पर रिस्ट्रिक्शन है, तो इसलिए आपसे ये प्रश्न नहीं होंगे। आइए हम आगे बात करते हैं। तो फिर बात कहाँ होगी? बायोडाटा का अगला पार्ट होता है एजुकेशन। एजुकेशन में क्या क्या प्रश्न बनते हैं? अब ये सभी जगह इंटरव्यू में पूछा जाता है प्रश्न को। एजुकेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। एजुकेशन में आपका पढ़ाई क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, हाई स्कूल से लेकर ऑनवर्ड्स बात होती है, 10th से लेकर के ऊपर की बात होगी। मतलब इससे ऊपर चलेंगे, इससे नीचे कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड पर आपकी बात नहीं होगी। आपने क्या पढ़ा है, कहां से पढ़ा है, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन इससे ऊपर की सारी पढ़ाई, आज तक की तारीख में आपकी क्या योग्यता है, इस पर क्वेश्चन होंगे। गैप ईयर पे प्रश्न होंगे, परसेंटेज के अप एंड डाउन को लेकर प्रश्न होंगे, आपने स्ट्रीम क्यों चेंज किया, इस पे प्रश्न होंगे। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जिन्हें आपको तैयार होकर बताना होगा। ये आपका एजुकेशन है। इसके बाद में आपका एक सब्जेक्ट होता है, इसी बात कर रहा था जो बायोडाटा में हॉबी वगैरह से क्वेश्चन होते हैं। जैसे आप संघ लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू देंगे, सीपीएफ का इंटरव्यू देंगे, यूपीएससी में आईएएस के लिए भी आप जाते हो सिविल सर्विसेज में, तो वहां पर हॉबीज पर बहुत फोकस किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपके लोक सेवा आयोग में हॉबी पर बिल्कुल फोकस नहीं किया जाता। तो चूंकि मैं आपसे जिस परीक्षा के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ, तो मेरा उद्देश्य होता है कि मैं उसको भी ध्यान दिलाता रहूं। लेकिन मेरा ये नहीं है कि आप कल के दिन यूपीएससी दें तो वहां भी आपको जानकारी ना रहे। तो एजुकेशन पर ढेर सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इनके लिए तैयार रहना है। अब अगला चरण है हमारा नॉलेज। नॉलेज से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? देखिए, नॉलेज को चेक करने का तरीका है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके जो भी हैं उन्हें आपको तैयार करना होगा, क्योंकि ऑप्शनल आपका मूल है, जिस बेस पर आप परीक्षा दे रहे थे, जिस विषय की अच्छी जानकारी आपको है, उस पर हर हाल में प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों को आपको बताना होगा। अब वो प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। छोटे से प्रश्न से लेकर बड़े प्रश्न तक। अगर आपसे कोई पूछता है इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, तो ये जान लीजिए कि उसकी डिफिनीशन से लेकर के उसकी गहराइयों तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी अगर एक छोटी सी प्रश्न से बात हो रही है तो वो प्रश्न आगे बढ़ता जाएगा और कई शाखाओं में बढ़ता जाएगा। इसे कहते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग, और ये आपके नॉलेज को बताता है। यानी एक छोटे से प्रश्न में एंट्री किए और लगभग 10 से 20 प्रश्नों तक हम चले गए, इसका मतलब है कि हमारा बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है और इसलिए हम उस प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं। तो आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग के दृष्टिकोण से हर प्रश्न को तैयार करना चाहिए, अपने सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से रिवीजन में रखना चाहिए। इसके बाद अगला, इसी में नॉलेज शब्द को लेकर हम बात कर रहे थे कि इश्यूज, आज देश में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, इनको लेकर के भी प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि कोरोना संकट पूरे विश्व में छाया हुआ है, हजारों तरह के प्रश्न इसमें बनेंगे। इसको आपको एक माइंड मेकअप करना है। जो भी आपके पास में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उन्हें देख लीजिए, उन्हें समझ लीजिए और अपने आप उन क्वेश्चंस को तैयार करिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बैंक मैं भी समय समय पर अवेलेबल कराऊंगा, आप उसे भी देख सकते हो। इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती हैं? इसके अलावा जो परिवर्तन हो रहे हैं भारत में, जैसे जम्मू कश्मीर को लेकर के अनुच्छेद 370, 35A, ये बड़े परिवर्तन माने जाते हैं।
इसी प्रकार से एनआरसी को लेकर के क्या स्थितियां बन रही हैं, भारत में किस तरह की चीजें कार्य कर रही हैं, चाइना के द्वारा क्या संकट उत्पन्न किया जा रहा है, ये समसामयिक विषय हैं। इन पर हर हाल में हमें माइंड मेकअप करना चाहिए। वर्तमान में भारत की आर्थिक परिदृश्य क्या है, किन संकटों से भारत गुजर रहा है, गरीब व्यक्ति के जीवन को कैसे हम व्यवस्थित कर सकते हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों के संदर्भ में क्या योजनाएं हैं सरकार की, बड़े उद्योग जो डिस्टर्ब हो रहे हैं उनके लिए क्या सरकार कदम उठा रही है। ऐसे ढेर सारे बिंदुओं पर हमारा अपना विचार होना चाहिए, हमारी सोच और समझ होनी चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों को आपको देखना चाहिए। इनके लिए बेस्ट तरीका है न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर पर डे पढ़ते रहें, तो इससे आपको बहुत सारी जानकारी अपने आप मिलती रहेगी और आपके पॉइंट्स तैयार रहेंगे। ठीक है, ड्रेसिंग सेंस पर हम आ जाएं तो ड्रेस देखिए क्या होता है कि ड्रेस किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी को बताता है। ये मालूम चलता है कि उस व्यक्ति की सोच क्या है, समझ क्या है, कैसे वह कार्य करता है। पहनावे से उस व्यक्ति का मूल्यांकन होता है। कोई आदमी चिली बिली टाइप की चीजें पहन के खड़ा हो जाए तो आप समझ लेंगे कि चिली बिली टाइप का आदमी है। कोई आदमी सोफिस्टिकेटेड एक स्मार्ट तरीके से कपड़े पहन के खड़ा है तो उसका व्यक्तित्व भी स्मार्ट नजर आता है। तो ये हमें कपड़ों से ही तो मालूम चला। प्राइमा फेसी प्राथमिक दृष्टि से किसी के बारे में हम मूल्यांकन उसके कपड़ों से ही करते हैं। इसके बाद हम उसके ज्ञान को, उसकी गहराइयों को समझ पाते हैं। तो कपड़ों का फॉर्मल होना बहुत आवश्यक है। फॉर्मल का मतलब है कि अगर कोई मेल है तो उसके लिए पैंट शर्ट होने चाहिए, फॉर्मल औपचारिक कपड़े होने चाहिए। अगर कोई मेल है तो मेल के लिए जो पैंट शर्ट है वो होने चाहिए, जूते होने चाहिए। अगर वो टाई लगाना चाहे तो टाई लगा सकता है। इस तरह से चीजें होनी चाहिए। फीमेल है तो उसे साड़ी पहनना चाहिए। तो इस तरह से एक प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस करके ही जाना चाहिए और कूल नेचर के कपड़े होना चाहिए, बहुत डार्क कलर कपड़े नहीं पहनना चाहिए। आगे फॉर्मेलिटीज पर बात कर रहा था कि फॉर्मेलिटीज माने क्या होता है, औपचारिकताएं। हम कैसे इंटरव्यू रूम में जाएं, हमारे क्या तौर तरीके हों, हाउ टू एंटर इनसाइड द रूम, व्हाट विल बी द फॉर्मेलिटीज देयर। हम कैसे थैंक यू बोलेंगे, कैसे नमस्ते करेंगे, कैसे गुड मॉर्निंग करेंगे, कैसे हम बात करेंगे। ये सारी बातें बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये हमारे व्यक्तित्व के बारे में बताती हैं। तो फॉर्मेलिटीज पर हमें फोकस करना होगा, इन पॉइंट्स को देखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे हाउ टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसीज। सरकार की नीतियों के विरुद्ध कैसे जाए। अगर कोई बात ऐसी है जो सरकार की नीति है लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसे पॉइंट्स को भी जन्म दे रही है जिससे कि वो चीज नहीं हो पा रही इस उद्देश्य के लिए वो नीति बनाई गई थी, तो हम कैसे रखें उस बात को। अगर बोर्ड हमारे ऊपर प्रेशर देता है तो हम कैसे अपने बात को रखें, इसके कुछ बेसिक सिद्धांत हैं, इन बातों को भी हमें समझना होगा। लेकिन आप अपने स्तर पर चीजों को देखते रहें, हमेशा ये कोशिश करें कि हम कोई बात ऐसी न करें जो सरकार की नीतियों के विरुद्ध हो, क्योंकि सरकार की नीतियां एक आदमी की नीति नहीं होती है, वो एक बहुत बड़े सिस्टम के आधार पर बनाई जाती है। इसलिए एकदम से उसे हम चैलेंज नहीं कर सकते, एकदम से हम उसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। उसमें कुछ बातें जोड़ने की जिक्र कर सकते हैं, इस तरह अगर ऐसा हो जाता तो और अच्छा होता, ऐसे कह के हम अपनी बात को रख सकते हैं। समझ में आ रही होंगी आपको मेरी बातें। कहीं भी कठिनाई होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, बात कर सकते हो। हम अगले पॉइंट पर बात कर रहे थे हाउ टू क्रिटिसाइज के बाद कि एसआरटी, जब हम लोक सेवा आयोग के अच्छे प्रेस्टिजियस एग्जाम की तरफ जाते हैं तो कुछ सिचुएशन भी बना के वो लोग दिया करते हैं। उनका यह मानना होता है कि अगर ऐसा हो जाए तो आप कैसे करोगे, इसे बोलते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो उस परिस्थिति में कैसे बैलेंस आंसर देंगे, इसके लिए कुछ बेसिक सिद्धांत हैं। इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, अगर आपके अंदर वो गुण नहीं है तो आप उन समस्याओं के समाधान में अपने तर्क को भी नहीं रख सकते। तो एक ऑनेस्ट आदमी के रूप में, एक हार्ड वर्किंग पर्सन, एक पेशेंस वाले व्यक्ति के रूप में, एक कोऑपरेटिव कैरेक्टर, इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम इनिशिएटिव लेते हैं, हम अपनी बात को रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार से मनोवैज्ञानिक प्रश्न है कि आप पीसीएस क्यों बनना चाहते हैं या आप इस राज्य की उच्च स्तरीय सेवा में क्यों आना चाहते हैं। आपने पहला प्रेफरेंस डिप्टी एसपी या एसडीएम ही क्यों डाला है, या आप ऐसी सेवा में क्यों जाना चाहते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए भी हमें तैयार होना पड़ता है। आपका एम क्या है, आपका आदर्श कौन है, अगर आप सफल हो गए तो क्या करेंगे, अगर आप सफल नहीं हुए तो क्या करेंगे। ऐसे तरह अनेकों प्रश्न हमारे सामने आएंगे जिनका उत्तर हमें देना चाहिए। तो ये एक इंटरव्यू प्रोसेस है, इसकी तैयारी प्रॉपर्ली करनी होती है। आपको समय देकर के इसमें माइंड सेट करना होता है। एक ग्रुप बना के भी हम तैयारी कर सकते हैं, लोगों से सब परामर्श करके भी तैयारी कर सकते हैं। कुछ अनुभवी व्यक्ति अगर समाज में आपके संपर्क में है तो उनसे आप परामर्श करके भी बातों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। मेरे स्तर पर जो आपको मदद मिल सकती है वो मैंने आपको बताई। इन प्रश्नों को आप तैयार करिए। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 991951
8485। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। इस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो 99 19 51 84 85। यथासंभव मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, अगर आपको मेरी बातें बहुत अच्छी लगी हो, समझ में आई हो और आपको लगता है कि आपको मार्गदर्शन इससे हुआ है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा जन सामान तक पहुंचाएं और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो भी आप तक पहुंच सकें। जय हिंद।